प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, जो विद्यार्थी जिनका एस्टेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है, उनको इंतज़ार था कि एस्टेट के फॉर्म निकले, अप्लाई करें और परीक्षा दें, सफल हों। उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया, फॉर्म निकल चुके हैं। दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिसंबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। कब कब कौन कौन सी इम्पोर्टेंट एस्टेट को लेकर डेट हैं, उससे संबंधित वीडियो मैंने कल शाम को डाली थी, आप देख सकते हैं वहाँ से। अब देखिए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एस्टेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में हिंदी साहित्य के जो सिलेबस का भाग होता है, सिलेबस से संबंधित प्रश्न आएंगे जो हिंदी साहित्य से होंगे हिंदी विद्यार्थियों के लिए। उसी पैटर्न के, उसी तरीके के प्रश्न मैं आपको यहाँ हल करवा रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में आए हुए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को हार्ड कॉपी पुस्तक के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो पुस्तक भी उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका है उर्मिला। इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं आप 9873930334 इस नंबर के जरिए आप इस पुस्तक से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर जो विद्यार्थी परीक्षार्थी महेंद्रगढ़ के आसपास के एरिया से संबंधित हैं, वो महेंद्रगढ़ वेद बुक डिपो और सोनू बुक डिपो जो बस स्टैंड के पास है वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। राज बुक डिपो जो बालाजी चौक पर स्थित है वहाँ से भी इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 98, फिर से देखिए 9873930334। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। साहित्य से संबंधित हर जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध है, चाहे कोई भी विषय हो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कई भागों में हर विषय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक तरह से ये प्रश्न बैंक है। हर कवि की, चाहे वो किसी भी युग से संबंधित हो, हर लेखक की जानकारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध है। अतः आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़िएगा। एक बार इस पुस्तक को देख लोगे तो आपको देखने मात्र से पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी पुस्तक है और कितनी ज़्यादा जानकारी अपने अंदर समेटे हुए है। वीडियो के जरिए आपको पता चल ही गया होगा कि कैसी पुस्तक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रश्नों को हल करते वक्त मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। उस जानकारी को आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है जो आधुनिक गद्य एवं पद भाग से संबंधित है। भारतेंदु मंडल के कवियों में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से एक विकल्प है कि जो कवि हैं वो भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं। हमें वही बताना कौन है। ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र। कौन नहीं है इसमें भारतेंदु मंडल का? देखिए, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म 1857 में हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु 1899 में हुई थी। देखिए, परीक्षा में ये जन्म वर्ष भी आते हैं
ऐसे आता है कि निम्न कवियों को या लेखकों को क्रम से लिखिए। तो क्रम से हम तभी लिख पाएंगे जब हमें उनका जन्म वर्ष, उनकी मृत्यु वर्ष पता होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। 1857 में ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म हुआ था, 1899 में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद यहाँ दे रखा है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 1858 में। किसका? अंबिका दत्त व्यास का। और उनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक हैं, ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। श्रीधर पाठक जी स्वच्छंदतावादी कवि हैं, द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कौन क्या है? द्विवेदी युगीन कवि हैं, स्वच्छंदतावादी कवि हैं। और अंतिम में ये प्रताप नारायण मिश्र, ये भी भारतेंदु मंडल के कवि हैं और इनका जन्म 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। इनकी मृत्यु 1844 में हुई थी। ठीक है, और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडिसन। हिंदी का एडिसन किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? ग, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक है वो द्विवेदी युगीन कवि हैं। क्या है? लिख लीजिएगा, द्विवेदी युगीन कवि हैं और साथ में स्वच्छंदतावादी कवि हैं। द्विवेदी युगीन है और साथ में स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ठीक है, अगला है हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि ये श्रीधर पाठक है। कौन है? श्रीधर पाठक। क्या विकल्प इसका सही है? किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? अगला प्रश्न है, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, काका कालेलकर, भारतेंदु। अब देखिए, इन चारों विकल्प में से सियाराम शरण गुप्त को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है। सियाराम शरण गुप्त, इनका जन्म 1895 में हुआ था। ठीक है, और 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये गांधीवादी आस्था में, गांधीवादी विचारधारा में अटूट आस्था रखते थे, यानी कि गांधीवादी कवि है। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि निम्न में से कौन गांधीवादी विचारधारा में आस्था रखते थे, या कौन गांधीवाद के समर्थक थे, या कौन गांधीवादी हैं। तो सियाराम शरण गुप्त भी क्या है? गांधीवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले हैं। और ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। किसके छोटे भाई हैं? मैथिली शरण गुप्त के। याद रखिएगा सियाराम शरण के बारे में ये बातें। आगे है, पावस पचासा और सुकवित सतसई के रचयिता कौन है? पावस पचासा और सुकवित सतसई दोनों रचनाओं की रचयिता कौन है ये बताना है। भारतेंदु है, या प्रताप नारायण मिश्र है, या अंबिका दत्त व्यास है, या राधा कृष्ण दास। पावस पचासा और सुकवित सतसई, इसके रचयिता अंबिका दत्त व्यास है। कौन है? अंबिका दत्त व्यास है। ठीक, अंबिका दत्त व्यास का मैंने पहले बताया था, 1858 में इनका जन्म हुआ था, 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और साथ ही ये दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र हैं। किसके हैं? दुर्गा दत्त व्यास के। दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र। ठीक है, और ब्रज भाषा के कवि। कौन सी भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला है, कंसवध के रचयिता कौन है? कंसवध। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, या प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, सभी कवि है ना, ये भारतेंदु मंडल के कवि है। प्रताप नारायण चौधरी प्रेमधन भी, अंबिका दत्त व्यास भी, राधा कृष्ण दास भी, और भारतेंदु ये प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के कवि हैं। कंसवध अंबिका दत्त व्यास की रचना है और ये अपूर्ण रचना है इनकी।
ठीक है, कैसी है? अपूर्ण रचना है, यानी कि पूर्ण नहीं हो पाई थी अंबिका। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से अपूर्ण रचना है। 4 विकल्प थे, उन्हीं में से एक कंचवध था, तो कौन सी है? कंचवध क्या है? अपूर्ण रचना। किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। भारतेंदु मंडल के ये कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं, दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र हैं। निम्न में से कौन सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? ऐसे कौन से कवि हैं जो 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित माना जाता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? घ। मौर्य विजय आर्द्रा के रचयिता कौन है? मौर्य विजय आर्द्रा, यदि आपको पता है और पता ही होगा, उम्मीद करती हूँ, तो आप कृपा करके कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये क्या विकल्प सही है, या ख है, या ग है, या घ है, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे और आपकी तैयारी होती रहे। देखिए, मौर्य विजय आर्द्रा की कौन है रचयिता? जल्दी से आप बता दीजिए। सियाराम शरणगुप्त। कौन है? सियाराम शरणगुप्त। मौर्य विजय, इसका जो रचना काल है वो 1914 है। किसका? मौर्य विजय का। आर्द्रा, इसका जो रचना काल है वो 1928। ये रचना काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। मौर्य विजय 1914 ईस्वी में लिखा था सियाराम शरणगुप्त जी ने, और आर्द्रा ये 1928 ईस्वी में लिखी थी। काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार पुस्तक को के विषय में आप अवश्य सोचिएगा। वीडियो में इतनी जानकारी अच्छे से नहीं मिल पाती है जितने की पुस्तक में मिलेगी, आपको अच्छे से पता है। तो एक बार पुस्तक को अवश्य आप देखें। किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैत्री पुष्पा। किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है, और वो कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा कहा माना गया है। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा किसको माना गया है? महादेवी वर्मा को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, गिरिजा कुमार माथुर। ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने प्रकृति चित्रण अपनी रचनाओं में किया है और बहुत ही अच्छा चित्रण किया है, जिसके कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया? और इस प्रश्न का तो आपको जरूर पता होगा, अवश्य पता होगा। आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, कौन सा उत्तर है? क, या ग, या ख, या फिर घ? इसका सही उत्तर है ख, सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। यामा किसकी कृति है? यामा, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुधा चौहान, हरिवंश राय बच्चन। यामा महादेवी वर्मा की रचना है, और यामा को महादेवी जी ने 1940 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1940 ईस्वी में। काव्य संग्रह है ये, यामा 1940 में लिखा था। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, यामा से संबंधित है। यामा पर महादेवी वर्मा को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा जो उनका काव्य संग्रह है 1940 में लिखा था महादेवी जी ने इसे, और इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला था। कब मिला था?
1982 में मिला था। कब मिला था? 1982 में। निम्न में से किसे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपनी सारी जायदाद दान में दे दी थी? ऐसे महान विद्वान कौन हैं जिन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए अपनी सारी संपत्ति, अपनी जमीन जायदाद दान में दे दी? कौन ऐसे महानुभाव हैं, कौन ऐसे महान व्यक्ति हैं? श्याम सुंदर दास है, या शिव कुमार सिंह है, या पंडित गौरीदत्त है, या फिर काका कालेलकर हैं? कौन है? पंडित गौरीदत्त। पंडित गौरीदत्त ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सारी जायदाद को, अपनी सारी संपत्ति को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में दान कर दिया था। किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, निराला, सुमित्रा नंदन, पंत। देखिए, छायावाद के प्रवर्तकों में गणना जिनकी की जाती है वो है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे, इनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1895 ईस्वी में। और ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज हैं। किसके अनुज हैं? लोचन प्रसाद पांडे के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। ये प्रगीतकार हैं और मुक्तकार हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से प्रगीतकार कौन है? तो उनमें से एक मुकुटधर पांडे हैं। तो मुकुटधर पांडे क्या है? प्रगीतकार भी हैं, मुक्तकार भी हैं, और छायावाद का प्रवर्तक माना गया इन्हें आचार्य शुक्ल ने। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज हैं। आगे है, देखिए ये जो जानकारी मैं दे रही हूँ इसलिए दे रही हूँ कि आप इसको नोट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आप कहीं आपको इस जानकारी में से ही प्रश्न मिलेंगे। आपकी परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आते हैं और ये जानकारी आप कहीं वैसे ढूंढोगे तो आपको शायद ना मिले, तो इसलिए आप इस जानकारी को आप अवश्य लिखें। वही जानकारी मैं आपको बताती हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। ध्यान रखिएगा, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि कौन सी है, लेकिन यहाँ है भारतेंदु जी की रचना नहीं है। 3 रचनाएं भारतेंदु जी की हैं और एक नहीं है। जो नहीं है वही बतानी है और सारे प्रेम से संबंधित है। अब कंफ्यूज तो हम हो जाएंगे, और इस प्रश्न में मैं भी कंफ्यूज हो गई थी एक बार, लेकिन अंत में बार बार इस प्रश्न को पढ़ा तब मुझे अच्छे से पता चल गया कि कौन सी नहीं है। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। प्रेम पुष्पावली ये जो रचना है ये भारतेंदु जी की नहीं है। इस प्रकार कौन सा इस प्रश्न का उत्तर होगा? घ, प्रेम पुष्पावली। भारतेंदु जी की नहीं है तो फिर किसकी है ये प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न यही दे रखा है कि प्रेम पुष्पावली जिसका रचना काल 1882 है, किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। याद रखिएगा और ये प्रश्न अवश्य आएगा। ये चल आगे बढ़ते हैं। कानपुर में रसिक समाज की स्थापना रचना किसने की थी? कानपुर में रसिक समाज की स्थापना हुई थी, रचना हुई थी, वो किसने की थी? प्रताप नारायण मिश्र ने, या भारतेंदु ने, या राधा कृष्ण दास ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने? कानपुर में रसिक समाज की स्थापना प्रताप नारायण मिश्र ने की थी। किसने की थी? प्रताप नारायण मिश्र ने की थी। कानपुर में रसिक समाज की रचना कब की थी? प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर में रसिक समाज की रचना कब की? 1890 में की थी, 1891 में, 1895 या 1889 में? कब की थी? 1891 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयिनी विजय वैजयंती कविता के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमधन ठाकुर, जगमोहन सिंह, या अंबिका दत्त व्यास? विजयिनी विजय वैजयंती ये कविता है और इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये प्रश्न भी आया हुआ है।
आगे चलते हैं। अंग्रेजी राज्य के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? फिर से सुनिए एक बार। अंग्रेजी राज्य के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? जय भारत, विरहिणी ब्रजांगना, भारत भारती, काबा और करबला। देखिए जो सभी रचनाएं हैं ये मैथिली शरण गुप्त की हैं और उनकी इन चारों में से किसी एक रचना का जनाना हिंदुस्तान माना गया, समझा गया अंग्रेजी राज्य के गुप्तचर विभाग ने। तो वो रचना है भारत भारती। कौन सी रचना है? भारत भारती। भारत भारती रचना क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत है, राष्ट्र भक्ति परक रचना है और ये रचना इन्होंने 1912 ईस्वी में लिखी थी। कब लिखी थी? 1912 में। इसका अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा अंग्रेजों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। किस कवि ने मैंने मैं शैली अपनाई का दावा किया है? मैंने मैं शैली अपनाई का दावा करने वाले कवि हैं, कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1897 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। 1897 से 1961 निराला जी का काल है और ये ओज और औदात्य के कवि हैं। क्या है? ओज और औदात्य के कवि हैं। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ जिसमें निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? अब हमें बताना है कि कौन सी रचना निराला जी ने नहीं लिखी। परिमल, अनामिका, अप्सरा, हेमंत। कौन सी नहीं है? परिमल निराला जी की रचना है। परिमल निराला जी ने 1930 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1930 में। आप भी लिख लीजिएगा परिमल का रचना काल। अनामिका ये 1923 में लिखा था और इनका प्रथम काव्य संग्रह, कौन सा काव्य संग्रह है ये? प्रथम काव्य संग्रह 1923 में लिखा था। अप्सरा ये इनका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास है निराला जी का? तो अप्सरा क्या है? उपन्यास है, 1931 में लिखा था। ठीक है। हेमंत ये रचना निराला जी की नहीं है। हेमंत निराला जी की रचना ही है। किसकी है फिर ये? हेमंत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। लिख लीजिएगा, हेमंत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और एक रचना और है हेमंत नाम से ही, लेकिन गुणवंत हेमंत है। क्या है? गुणवंत, गुणवंत हेमंत। ये गुणवंत हेमंत और दूसरी हेमंत। हेमंत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और गुणवंत हेमंत ये है श्रीधर पाठक की। याद रखिएगा, गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की है और केवल हेमंत है मैथिली शरण गुप्त की। आगे बढ़ते हैं। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? चित्राधार, झरना, कामायनी, करुणालय। सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं और समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जो उनकी रचना है वो है, आप बताएंगे? कामायनी। कौन सी है? कामायनी। कब लिखा था कामायनी? 1935 में लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। कब? किसको? कामायनी को। ठीक है। और ये समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई रचना है। आगे है, प्रसाद का ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य है। ऐसी कौन सी रचना है जो प्रसाद जी ने लिखी थी और ब्रज भाषा में लिखी थी? बाकी जो रचनाएं उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं, कुछ रचनाएं उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी है वही हमें बताना है। चित्राधार, उर्वशी, शोकोच्छ्वास, प्रेम पथिक। चारों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। उर्वशी ये देखिए, उर्वशी आप समझोगे जयशंकर प्रसाद की नहीं है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की ये काव्य रचना है। क्या है? काव्य रचना।
और उर्वशी खंड काव्यात्मक रचना है, कामाध्यात्म संबंधी काव्य रचना है, वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। उर्वशी जो प्रसिद्ध है कामाध्यात्मक काव्य है, खंड काव्य है, वो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। और उर्वशी जो काव्य रचना कविता किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। शोकोच्छ्वास ये भी किसकी है? प्रसाद की है। शोकोच्छ्वास को ये जो प्रसाद जी है इन्होंने लिखा था 1909 में। किसको? शोकोच्छ्वास को। उर्वशी ये थोड़ा सा परिवर्तन है यहाँ पे। देखिए उर्वशी जो इनकी रचना जयशंकर प्रसाद की ये 1909 है, 1909। शोकोच्छ्वास ये 1910 है। प्रेम पथिक ये 1913 है। चित्राधार ये उनकी जो रचना है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। जो पहला विकल्प है ये क्या इसका सही है? चित्राधार किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है। और देखिए जयशंकर प्रसाद की उर्वशी जो कविता है, काव्य रचना है, उर्वशी से लेकर महाराणा का महत्व, ये भी इनकी रचना है। यहाँ तक जितनी भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं वो द्विध युगीन कविताएं हैं। बाद में ये छायावाद युगीन काव्य रचना इनकी आ जाती हैं। ठीक है। और जो प्रेम पथिक है, ये जो प्रेम पथिक है ना, ये अतुकांत है। क्या है? अतुकांत है। ये भी आ सकता है कि निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना अतुकांत है, तो कौन सी है? प्रेम पथिक अतुकांत है। महाराणा का महत्व उनकी रचना है, वो भी क्या है? अतुकांत। प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व दोनों ही रचनाएं प्रसाद की क्या है? अतुकांत छंद में लिखी गई हैं। ठीक है। आगे बढ़ते। देखिए जो बातें बताई इनको आप लिखिएगा अवश्य, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और इन्हीं में से प्रश्न आते हैं कि मैं वही जानकारी देती हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किस कवि ने अपने आप को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? ऐसे कौन से कवि हैं जो अपने आप को महज डिप्टी राष्ट्र कवि मानते हैं? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या राम शरण गुप्त? कौन है वो कवि? रामधारी सिंह दिनकर, जो अपने आप को महज डिप्टी राष्ट्र कवि मानते हैं। ये प्रश्न भी आया है, अपने आप को महज डिप्टी राष्ट्र कवि मानने वाले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बुंदेली लोक शैली में गाए जाने वाले छंद में रची गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? ये आपको अच्छे से पता है, आप बताइएगा इसको अवश्य। कौन सा विकल्प सही करूं? राखी की चुनौती, या वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत, या झांसी की रानी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में विकल्प लिखिए, इंतजार कर रही हूं मैं आपके विकल्प का। झांसी की रानी। झांसी की रानी जो बुंदेली लोक शैली में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, वही स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी। ठीक है। चलिए आज की कड़ी यही 25 प्रश्नों के साथ समाप्त होती है। अगली कड़ी में आगे के प्रश्न लेके आएंगे, तब तक आप बने रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप क्लियर करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे प्रश्न, ये भी बताइए। और फिर से कहना चाहूँगी एक बार कि पुस्तक अवश्य देखें। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला।